वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर वैकेंसी कैरियर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। तो उसी श्रृंखला में एक वैकेंसी आई है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की तरफ से। जैसे कि नवोदय विद्यालय समिति होती है, केंद्रीय विद्यालय समिति होती है, उसी प्रकार होती है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति। ये भारत सरकार का एक है। तो भारत सरकार की तरफ से ये सरकारी नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी नौकरी होने वाली है। तो इसमें जो जरूरी बातें उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये वैकेंसी इस संस्था ने जारी की गई है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसी में ये भर्ती आ रखी है। अगर आप इस पर भी जाएंगे तो नोटिफिकेशन पर जाएंगे तो अभी जो नया रिक्रूटमेंट चल रहा है उसके बारे में भी आप यहाँ से जान सकते हो। ठीक है, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन ये देखिए, ESSE 2025 नोटिफिकेशन ये आया। तो इस पर आप जाएंगे तो नोटिफिकेशन पे चले जाएंगे और सिलेबस देखना चाहें तो यहाँ से डिटेल सिलेबस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम चालू करते हैं सारी चीज़ों को बड़े ही डिटेल में बताने की। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। आगे अब हमने खोल लिया है नोटिफिकेशन। ठीक है, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये नोटिफिकेशन है और इसी में आप यहाँ से देखो कि EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन ESS। तो अभी हम आ गए हैं नोटिफिकेशन पर। ठीक है, अब ये है ESSE 2025, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेंगे। देखिए, हम इसमें बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ वार्डन के बारे में, हॉस्टल वार्डन के बारे में। बाकी भी वैकेंसी है, TGT, PGT, प्रिंसिपल, लैब असिस्टेंट, स्टाफ नर्स वगैरह की है, लेकिन हम उनके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो हम कोई दूसरा वीडियो बना सकते हैं। देखिए, डेडिकेटेड जो चीज़ होती है ना, वो बात अलग ही होती है। अगर सब चीज़ों में बांट दो तो कन्फ्यूजन हो जाता है और समझ में भी नहीं आता है। तो हमारी जो है, हमारा मकसद क्या रहता है कि एक एक करके बड़े ही अच्छे ढंग से चीज़ों को डिस्कस किया जाए ताकि आपको कोई दिक्कत की सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें जो ज़रूरी चीज़ें उनके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी इसमें चीज़ों को देख रखा है। आपकी जो ज़रूरी चीज़ें बस उनके बारे में ही हम बात करेंगे, बाकी इधर उधर की चर्चा हम इसमें नहीं करने वाले। तो देखो, सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म जो है आपके, वो 23/10/2025 से चालू होंगे। ठीक, अभी क्या चल रहा है, सितंबर। तो अक्टूबर में आपके जो है ना ऑनलाइन फॉर्म आपके चालू हो जाएंगे 23 तारीख से। ठीक है, फीस वगैरह कितनी रहेगी हॉस्टल वार्डन की, उसके बारे में आपको यहाँ से बता देता हूँ। आप ये देखो, जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, SC ST फिजिकली हैंडिकैप्ड बच्चे हैं जो, तो उनके नॉन टीचिंग स्टाफ में आता है हॉस्टल वार्डन। तो आपकी फ़ीस जो है 500 रुपये टोटल। ठीक है, इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो भी नॉन टीचिंग स्टाफ में आता है हॉस्टल वार्डन। तो आपकी जो फीस है टोटल 1500 है, जिसमें कि 1000 एप्लीकेशन फ़ीस है और 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस। तो 1500 रुपये की फॉर्म फीस। भाई बहुत ज़्यादा फॉर्म फीस है, कुछ तो दया करो गरीबों पर, कुछ तो फॉर्म फीस कम करो गरुण भाई। ठीक है, रोजगार मिल जाए फिर आप ये एप्लीकेशन फ़ीस काट लो तो समझता कोई दिक्कत की बात नहीं होती, लेकिन अभी तो बेरोजगार हैं भाई। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं और क्या चीज़ ज़रूरत की आपकी रहती है उनके बारे में हम यहाँ से बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने की श्रृंखला में इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ से देखो कि वैकेंसीज कितनी है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। हॉस्टल वार्डन की टोटल वैकेंसी है 635। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे, लड़के और लड़कियाँ इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि एक अच्छी वैकेंसी यहाँ से देखने को आपको मिल जा रही है। अब देखो, ये तो टीचर वाली हो गई, हमारे मतलब की नहीं। हम आपको लेके चलते हैं सीधा हॉस्टल वार्डन, नॉन टीचिंग स्टाफ में आता है जो। तो हॉस्टल वार्डन लड़कों के लिए, मेल वालों के लिए, ये देखो टोटल वैकेंसी है 346, जिसमें कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ से देख लो। EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शन, OBC, SC ST। ये क्या है, ये एब्रीवेशन है, कोड है। फिजिकली चैलेंज जो बच्चे होते हैं इनमें VI और HI और LD मैं आपको नीचे बताऊंगा ये किन किन के कोड हैं। तो पर्टिकुलर उनके लिए इतनी इतनी वैकेंसी हैं। ठीक है, और इसके अलावा ESM का मतलब होता है भूतपूर्व फौजी, तो उनके लिए भी 34 वैकेंसी है मेल हॉस्टल वार्डन के लिए। फीमेल वहीं लड़कियों के लिए भी हॉस्टल वार्डन वैकेंसी है 289। तो आप कैटेगरी वाइज भी देख लो, और भूतपूर्व सैनिक लास्ट में 28 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये हमने वैकेंसियों का बंटवारा देख लिया। अब हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। जो मैं आपको बताने वाला था कि जो फिजिकली चैलेंज बच्चे होते हैं उनके लिए किस तरह से रहने वाला है, तो वो देख लो आप यहाँ से कि हॉस्टल वार्डन में ये फिजिकली चैलेंज, आप यहाँ से देखो फंक्शनल रिक्वायरमेंट, आपको क्या क्या चीज़ें अगर आपके पास में ये हैं तो आप इसमें ज़रूर फॉर्म भर सकते हो। अगर इसके अलावा कोई और आपको समस्या है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो। जैसे कि S का मतलब क्या होता है, आप यहाँ से देखो, S का मतलब सिटिंग, मतलब आप बैठ सकते हो, बैठने में कोई दिक्कत। ST का मतलब क्या है, आप यहाँ से देखो, ST का मतलब क्या है, स्टैंडिंग, आप खड़ा होना आता हो, ऐसा ना हो कि खड़े होने में आपको समस्या हो। W का मतलब क्या है, वॉकिंग, आपको अच्छे से आप कर लेते हो वॉकिंग। ठीक है, BN का मतलब बेंडिंग, आप कर लेते हो। MF का मतलब आप यहाँ से देख लो, MF भी कहीं लिखा होगा ये। ठीक है, इसके बाद RW भी आपका यहाँ लिखा होगा, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये बेसिक जो है ना चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, ये फिजिकली रिक्वायरमेंट है आपकी। ठीक है, और ये जो है, ये जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं
उनके रिगार्डिंग है, ठीक है। तो ये भी आप एब्रीविएशन देखना है तो ये नीचे आप देख सकते हैं। इन केस फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए ये सिर्फ अप्लीकेबल है। बाकी अगर आप फिट हो तो आपको इन सब की कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं वाली। जनरल अगर फिट हो तो आप चलना, बोलना, वॉकिंग करना तो आता ही होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारत के सिर्फ बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। पहले नेपाल, भूटान वगैरह थे, नेपाल से चीज़ें उतनी अच्छी नहीं रह रही हैं, तो सिर्फ अभी इंडियन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। कट ऑफ डेट की बात करें हम, जिसमें एज, उम्र सीमा उस डेट से गिनी जाएगी, तो आपकी है 23/10/2025। इस डेट तक आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मिनिमम है वो आपके पास में होनी चाहिए। बात समझ गए। और यही जो है ना क्रूशियल डेट भी है इसी के लिए, उम्र सीमा की गणना भी इसी से की जाएगी। बात समझ गए। आगे देख लेते हैं। तो 23/10 इंपॉर्टेंट थी डेट, तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके जो है ना हॉस्टल वार्डन की तनख्वाह कितनी रहेगी। हॉस्टल वार्डन देखिए, जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है और अकाउंटेंट है और जो लैब अटेंडेंट है, उनसे भी ज़्यादा आपका पे लेवल है। पे लेवल 5 का वेतन रहने वाला है, ठीक है। मूल वेतन आपका 29,200 से चालू होगा, तो आपकी सैलरी जो बनेगी करीब करीब 50,000 रुपये प्रति महीने के आसपास में बनने वाली हॉस्टल वार्डन अगर आप बनते हैं तो एक अच्छी नौकरी हो जाती है। पे लेवल 5 के वेतन में जा रहे हो। जो नॉर्मल आप लोकल में देखो तो जो दरोगा वगैरह रहते हैं तो उनके भी यही वेतन रहते हैं करीब करीब। तो आप जो है ना एक सिपाही से अपर वर्जन में आप जा रहे हो। हॉस्टल वार्डन आपका जो ना एक अच्छी नौकरी आपकी यहाँ से हो जाने वाली है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो किस तरह से आपका होगा, तो आपका Tier 1 होगा सबसे पहले, ठीक है। ये क्या होगा, OMR बेस्ड होगा, पेन पेपर में होगा, मतलब ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें जो है ना चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, आप जो भाषा चुनना चाहें आप चुन सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं हम। एग्जाम पैटर्न की बात हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल वार्डन के लिए। आगे देख लेते हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए आप यहाँ से देखो, जो आपका Tier 1 होगा बच्चों, उसमें क्या रहेगा, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है आपका, OMR बेस्ड होगा और टोटल 100 नंबर का होगा। तो ये इसके जो नंबर हैं Tier 1 की, ये फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके जो ना ये मेंस में आपके Tier 2 में काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है इसके लिए, ठीक। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप जो ना एकदम ढीले पड़ जाओ और आप क्वालिफाई भी ना कर पाओ। एक अच्छा आप स्कोर इसमें करना। क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। अब इसमें बच्चों ये देखो कि आपकी जो है ना रीजनल लैंग्वेज भी एक मांगी। जब आप फॉर्म भरोगे तभी आपसे ये लोग पूछ लेंगे कि रीजनल लैंग्वेज आपकी क्या है। जहाँ रीजनल लैंग्वेज है आपको वहीं पढ़ाने का, या हॉस्टल आपको पढ़ाना नहीं, आप तो वार्डन बनने वाले, तो आपको वहीं वार्डन बनने का मौका मिलेगा। मान लीजिए आपने रीजनल लैंग्वेज भरी मराठी, तो आपको हिंदी वाले क्षेत्रों में नहीं भेजेंगे। जो मराठी, जहाँ महाराष्ट्र है वहीं मराठी चलती है, तो वहाँ के जो स्कूल होंगे वहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। तो देख तो ऑल ओवर इंडिया की पोस्टिंग है आपकी, पूरे भारत भर में आप रह सकते हो। बट ये लैंग्वेज के हिसाब से आपकी पोस्टिंग एक तरह से देखा जाए तो फिक्स ही हो गई। जैसे मलयालम आती है तो जहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है वो वहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। जैसे जिसको आसामी आती है तो भाई असम के बच्चों को आसामी आती है, वो अगर हिंदी भाषी क्षेत्र में आ जाएंगे, राजस्थान में आ जाएंगे, तो बच्चों को कैसे रोकेंगे, सब भाग जाएंगे बच्चे, कस्टडी में रहेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। वो आसामी में बोलेगा और उसको हिंदी समझ में नहीं आती, और बच्चों को आसामी समझ में नहीं आती, तो बच्चे अपना मौज में, वो भी मौज में, थोड़ी गड़बड़ हो जाती हैं चीज़ें। देखो हॉस्टल वार्डन का जो काम होता है थोड़ा सख्ती भरा काम होता है, ठीक है। अब बच्चे होते हैं, नया नया खून होता है, 8वीं 10वीं 9वीं में पढ़ रहे हैं, मोबाइल हाथ में आया, चीज़ें हो रही हैं, फिजिकली भी हार्मोन्स बदल रहे हैं, तो मतलब कई चीज़ें हॉस्टल वार्डन को देखनी होती है, ठीक है। तो बड़ी जिम्मेदारी भरा पद होता है ये, ठीक है। आगे तो फिर हम देख लेते हैं आपके क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर के होंगे और 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। अब जो लैंग्वेज का है उसमें 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का अंग्रेजी और 10 नंबर का जो रीजनल लैंग्वेज आपने चुना है, तो 30 नंबर का आपका टोटल लैंग्वेज वाला हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद आपका Tier 2 होगा बच्चों। Tier 2 में क्या रहेगा कि यही से फाइनल होगा सिलेक्शन आपका, ठीक है। यहीं से फाइनल सिलेक्शन होगा। आप देख लो इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रहेंगे 40 और सब्जेक्टिव मतलब आपको पेन कॉपी में लिखना पड़ेगा, दैट आर द सब्जेक्टिव, ठीक है। तो उसमें 15 का रहेगा आपका, 15 क्वेश्चंस रहेंगे। अब सब्जेक्टिव का जो है वो आप यहाँ से देख सकते हो कि अंक जो ज़्यादा रहेंगे, तो 60 नंबर का आपका जो ना सब्जेक्टिव के अंक रहेंगे और 40 जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के थे वो 1 का 1 रहेगा, तो 40 नंबर के वो रहेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्टिव आपको थोड़ा सा अच्छा अगर कर लोगे तो उसमें स्कोरिंग ज़्यादा हो जा रही है। क्वेश्चन 15 है लेकिन नंबर आपको 60 मिलने वाले हैं,
ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, इसके बारे में हमने यहाँ से चर्चा कर ली। ठीक है, तो टोटल मार्क्स आपके 100 हो गए इसमें, और इसी 100 मार्क्स के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी टियर 2 के एग्जाम के बेसिस पे। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन आपका रहेगा 3 घंटे का। तो इसको आपको अच्छी तैयारी करनी है। अब देखो इसमें डिस्क्रिप्टिव में क्या चीज़ें रहेंगी, क्या नहीं रहेगा, उसके बारे में आपको आगे बता देता हूँ। कुछ स्पेसिफिक सिलेबस है आपका, आप यहाँ से देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, आप जाकर वेबसाइट से भी देख सकते हो, लेकिन अभी आपको वेबसाइट जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताऊँगा। ये देख लो मेरिट लिस्ट जो आपकी है बच्चों, परफॉर्मेंस इन द टियर 2 एग्जामिनेशन ओनली। तो टियर 2 में जितना अच्छा कर दोगे उतने अच्छे बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी और नाम आ जाएगा, तो अब बढ़िया। बस बच्चों को जो है संभाल के रखना है, धमका के रखना है। अब आगे देख लेते हैं आपको सिलेबस आपका क्या रहेगा। नॉन टीचिंग स्टाफ में आप आते हैं हॉस्टल वार्डन, तो उसके लिए देख लेते हैं। हॉस्टल वार्डन के जो आपका पार्ट 1 जनरल रहेगा, टियर 1 का सिलेबस पहले आप देख लो। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें रहेगी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा। फिर इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी में क्या रहेगा, आप यहाँ से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर इसके बाद नॉलेज ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर, आईसीटी का मतलब कंप्यूटर जो डिवाइसेस होती है उससे रिलेटेड आपके प्रश्न रहेंगे। इसके बाद गणित से रिलेटेड आपके प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो कि लैंग्वेज में जो रहेंगे 30 नंबर की जो लैंग्वेज थी 10-10 नंबर का, तो जनरल इंग्लिश में क्या रहेगा, जनरल हिंदी में क्या रहेगा, और जो भी आप रीजनल लैंग्वेज चुनेंगे उसमें क्या रहेगा, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तो वो रीजनल लैंग्वेज अपनी हिंदी ही चुनेगा। ठीक है, तो उसका जो पेपर रहेगा रीजनल लैंग्वेज का हिंदी का, वो थोड़ा नॉर्मल जो जनरल हिंदी है ना, इससे थोड़ा सा टफ रहेगा। ठीक है, ये चीज़ अंदर की है, आप ध्यान दे सकते हो। तो ये बात होगी टियर 1 की जो सिलेबस आपका डिटेल में रहेगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम टियर 2 की, हॉस्टल वार्डन टियर 2 में। देखिए नॉलेज ऑफ पॉस्को एक एक्ट होता है। ये क्या होता है कि जो बच्चे 18 साल से कम होते हैं तो उनके रिगार्डिंग ये रहता है। ठीक है, तो आप चाहें क्या, अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। पॉस्को एक्ट एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मुझे भी पॉस्को जो एक्ट होता है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि लीगल से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, जाहिर सी बात है। लेकिन आप थोड़े बच्चों से डीलिंग रहेगी तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इसलिए आपसे ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो आपको ये टॉपिक्स में एक अच्छी कमांड करनी है, क्योंकि बच्चों आपका जो सिलेक्शन है वो इन्हीं बेसिस पे आपके होने वाला है। ठीक है, चाइल्ड लेबर, ठीक है, इमोटल, द कमीशन ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बच्चों के क्या अधिकार हैं, ये सब चीज़ें, चाइल्ड पॉलिसी क्या है, नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, चाइल्ड मॉर्टली रेट, जेंडर रेशियो, इन सब चीज़ों का आपको गहन अध्ययन करना है। ठीक, क्योंकि आपका जो रिटन एग्जाम है वो इसी जो सेकंड वाला है इसी बेसिस पे होने वाला है, ज़बरदस्त तैयारी आपको करनी है। ठीक है, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक, मैनेजिंग ऑफ कंज्यूमर्स एंड इन्वेंट्रीज ऑफ हॉस्टल। जैसे कि हॉस्टल में चीज़ें होती हैं, कंज्यूमर्स मतलब कि जैसे बच्चों को आप जो दी जा रही साबुन वगैरह रहते हैं, खाने वाने की चीज़ें रहती हैं, कंज्यूमर्स हो गई। इन्वेंट्रीज ऑफ हॉस्टल मतलब हॉस्टल में अगर बच्चे रह रहे हैं तो बच्चे के रहने का फर्नीचर होता है, ठीक, उनके बेड होते हैं, उनकी चेयर टेबल होती है, एलईडी लाइट्स वगैरह होती है, लैंप वगैरह रहते हैं, फ़ैन रहते हैं, तो उसकी निगरानी रखवाली आपकी ही जिम्मेदारी रहती है। तो इन सब चीज़ों को आपके देखना है। इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन की भी सेफ्टी देखनी है, आपकी जिम्मेदारी रहती है। ठीक है, इंश्योरिंग सेग्रीगेशन ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट, मतलब कि लड़की और लड़कियां दोनों अलग रहे हैं, ऐसा नहीं रात में दोनों मिल रहे हैं तो मामला गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, पढ़ने आए हो पढ़ लो, उसके बाद जो करना है वो करो। इंश्योरिंग क्लीननेस, हॉस्टल साफ सुथरा रहे, रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये चीज़ें आपको जो है ना ध्यान से पढ़नी है, और इसी बेसिस पे आपका जो है ना एग्ज़ाम होने वाला। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, और गूगल से जहाँ भी आपको मिलता है तो आप ये कंटेंट निकालो और अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और मुझको भी अगर कोई बुक वगैरह मिलती है तो इसी वीडियो में मैं लिंक कर दूंगा, इसी में आपको जो है ना जाके किताब वगैरह भी खरीद सकते हो, बच्चों से रिलेटेड जो भी लॉज वगैरह रहेंगे उनकी। तो उम्मीद करता हूँ हमने सारी चीज़ों का डिस्कशन कर लिया है। इनकेस अगर कुछ बचा हो तो आप हमें कमेंट कर दो, अगर आप कुछ जानना पूछना चाहते हो तो भी हमें कमेंट करो, और वीडियो पसंद आए तो बिना शेयर करिए वो मत जाना। इससे क्या है कि हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।